तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ड पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 11th का अपना चल रहा है रसायन विज्ञान का अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। हम परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो हम अब तक बहुत चीज़ें सीख चुके हैं। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आगे से अच्छे से समझने में सहायता मिल सके। तो हम बिल्कुल बेस से लेकर के चलते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार हम चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, हम जो पिछली कक्षा ली थी हमने, उसमें हमने पढ़ा था कि क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कक्षाओं और क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने सीखा। हमने ये सीखा था कि कक्षाएं क्या होती है, कोश क्या होते हैं और उपकोश क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने विस्तार से सीखा था प्यारे बच्चों। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं जो परमाणु है, कक्षकों हम सीख चुके हैं। कक्षक क्या होते हैं, कक्षा क्या होते हैं, उपकोश क्या होते हैं, अब सब चीज़ें हम ऐसे सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम परमाणु कक्षकों की आकृति सीखने वाले हैं। परमाणु कक्षकों की आकृति, किस प्रकार की जो आकृति है वह होती है परमाणु कक्षकों की, इसके बारे में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो थोड़े सा मैं इससे नया क्लास शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा पीछे का अपने क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या जाना था, हमने जहाँ पे पढ़ा था अगर l बराबर 0 हो, l हम अब समझ रहे हैं, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या में हमने पढ़ा था। क्वांटम संख्या में मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघाती क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, इन सभी 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं को हमने पढ़ा है बच्चों, प्यारे बच्चों अच्छे से। उसमें हमने क्या बताया था, जो हमारी द्विघाती क्वांटम संख्या होती है उसको l से निरूपित किया था हमने, मुख्य क्वांटम संख्या को हमने n से निरूपित किया था, जो कक्षाओं को बता रही थी। आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, l क्या ले रहे हैं, द्विघाती क्वांटम संख्या। यहाँ पे पता होना चाहिए आपको l से मतलब क्या है। अगर द्विघाती क्वांटम संख्या में l बराबर 0 हो तो हम क्या कहते हैं, यह किसके लिए होता है, s उपकोश के लिए होता है। अब याद रखिएगा, s उपकोश, ठीक है। l बराबर अगर 0 है, 0 सिंबल किसको कर रहा है, l s उपकोश को सिंबलाइज करता है, ठीक है। अगर l बराबर हम 1 की बात करें तो आपको पता है प्यारे बच्चों s के बाद क्या आता है, p उपकोश आता है। उसी तरह से आगे बढ़े और l की जगह हम 2 का उपयोग कर लेते हैं सर, sp_d, जो हमें पता है ये किसको प्रदर्शित करता है, d उपकोश को प्रदर्शित करता है। और इसी जगह अगर बात करें l की जगह हम 3 लें तो f उपकोश को यह प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पे f उपकोश को यह प्रदर्शित कर रहा है प्यारे बच्चों। ये चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है हमारे पास s उपकोश किस प्रकार से बनाया था, हमने इस प्रकार से बनाया था। तो हमने क्या कहा था, जो s उपकोश है इसके अंदर अगर हम बात करें किसकी, कक्षाओं की कह सकते हैं। आप यहाँ कह सकते हैं कक्षक की बात करें तो इसके अंदर एक ही कक्षक होता है, तो लिखेंगे एक कक्षक, ठीक है। अब p की बात करें तो हमें पता है p किस प्रकार से मैंने सिखाया है आपको बनाना, इस प्रकार से बनाते हैं। उसके अंदर कक्षक कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। इसे आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में ताकि आपको विस्तार से समझने में आगे सहायता मिलती रहे। उसके बाद हम बात करें, देखिए pd, तो d क्या करती भी यहाँ पे बना लेते हैं अपने। और आपको पता है प्यारे बच्चों इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ये जो सभी बातें ये पीछे वाली कक्षा की हैं। आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करूँ ताकि जो आज का जो हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, परमाणु कक्षों के क्या करती हैं, इसको हम विस्तार से ऐसे समझने में आपको सहायता मिल सके। अब बात करें f की, तो आपको पता है f उपकोश होते हैं, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और आपको पता है अगर 14 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो आपको कितने कह सकते हैं कक्षक की आवश्यकता होगी, 7 कक्षकों की आवश्यकता होगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने 7 कक्षक होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ बातें अच्छे से पता है। फिर क्योंकि जो पीछे वाली मैंने क्लास ली वो अगर आप नहीं देखे तो पहले वो देखिएगा, क्योंकि वह क्लास अगर आप नहीं देखे तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है कि क्या उपकोश होते हैं, क्या कक्षक होते हैं, क्या कक्षा होती है। ये सभी चीज़ कोश वगैरह समझ नहीं आएंगे, वहाँ पर मैंने सब चीज़ों को अच्छे से विस्तार से समझाया है, ठीक है। आप इसे बना सकते हैं अच्छे से। चलिए इसे थोड़ा सा रफ करते हैं और अपने क्या बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि डायग्राम की सहायता समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी को पता है ये क्या हमारा नाभिक है, न्यूक्लिक है, ठीक है। इसके बाहर क्या होती है, इस प्रकार से कक्षाएं होती है प्यारे बच्चों। इसे हम क्या करते हैं, n से दर्शाते हैं। ये सब कुछ हम पीछे वाली क्लास में वैसे कर चुके हैं। हमें पता है कि जो जितने n होंगे, n का मान जितना होगा उतने ही उसके अंदर क्या उपस्थित होंगे, उपकोश उपस्थित होंगे। तो हमें पता है n बराबर 1 है तो इसके अंदर एक उपकोश है, n बराबर 2 है तो इसके अंदर कितने उपकोश हैं, 2 उपकोश है।
n बराबर 3 है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने उपकोष है, 3 उपकोष है। n बराबर 4 है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने उपकोष है, 4 उपकोष उपस्थित हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब देखिए सभी में मैं बता दूं, आपको पहले पढ़ चुके हैं वैसे। पहला कक्ष होगा s का 1s, दूसरे में है 2s, तीसरे में है 3s, चौथे में 4s। आपको पता है 2p से शुरू होता है, 2p, 3p, यहाँ पे सॉरी 4p, ठीक है। इसके बाद p के बाद d आता है तो 3d और 4d और 4f। ये कक्षा का इस प्रकार से हम नामकरण भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से विस्तार से समझाई हुई है। तो अब देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं एक कक्षक में s के बारे में। कौन से s के बारे में, n बराबर 1 है। जहाँ पे n बराबर 1 का मतलब क्या है, 1s के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसके बारे में यहाँ पर हम बात करें, 1s के बारे में बात करें। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे कहूँ मैं आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु को आपको पता है ये सभी कक्ष क्या होंगे, खाली होंगे। इसमें क्या पाया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वह किस में भरा जाएगा, 1s में भरा जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसमें 1s है, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से अगर आप मैं कहूँ कि 1s का लिखना है अपने को, क्या करें, 1s के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1s कक्षक के लिए, 1s कक्षक के लिए, ठीक है। या आप कह सकते हो कि 1s कक्षक कैसी है, या फिर 1s कह सकते हो उपकोष, क्योंकि 1s में क्या है, एक ही s है इसमें, तो उपकोष भी कह सकते हैं, लेकिन कक्षक अच्छा रहेगा यहाँ पे। अब 1s कक्षक के लिए हम बात करें तो इसको आप इस प्रकार से ग्राफ द्वारा भी दर्शाना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्राफ के द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे हम किन किन के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ पे हम साइन, पीछे वाले क्लास में साइन को हम अच्छे से सीख चुके हैं। तरंग क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि जो तरंग होता है, या कह सकते हैं कि जो हमारी तरंग का चालन होता है, उसको हम साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने अच्छे से समझा था पीछे वाली एक क्लास में, ठीक है। तो और इसको हम किसके साथ हम प्रदर्शित करेंगे, हम यहाँ पे जो x एक्स पर ले रहे हैं, ये y एक्स है, ये x एक्स है, आपको अच्छे से पता है। जो x एक्स पर हम लेने जा रहे हैं वह ले देंगे r। अब r का क्या मतलब है, कुछ बच्चे कहीं देखिए, जहाँ नाभिक से इस 1s के बीच की दूरी, क्या कह सकते हैं, बीच की दूरी है, उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, r से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, नाभिक से दूरी, नाभिक से दूरी। नाभिक से दूरी को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, यहाँ पे r से प्रदर्शित किया जा रहा है। कौन सी दूरी, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है, इसको किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैं r से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि 2s का भी साथ में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, अपने पास काफ़ी जगह है। तो इसी के साथ लिखेंगे 2s कक्षक के लिए, इसमें भी किसके साथ निरूपित करेंगे हम, आ रहा होगा फ्रेम में, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, अच्छी सी कोई बात नहीं। तो देखिए इसके लिए भी हम किससे निरूपित करेंगे, इसको साइन। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि जो साइन है हमारा वो क्या है, तरंग चालन है। यहाँ पर तरंग फलन कह लीजिए, तरंग चालन कह लीजिए, ठीक है। उसके मध्य और आर के मध्य भी यही ग्राफ हम खींच रहे हैं। एक्स एक्स आर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, नाभिक से दूरी, नाभिक से दूरी। तो दोनों को देखेंगे किस प्रकार से हम ग्राफ खींचते हैं। अब हम बात करें 1s कक्षक की, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही इसमें बीच में कोई कक्षाएं नहीं आ रही है, सीधा क्या आ रहा है हमारे पास 1s कक्षक आ रहा है। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से हो गया प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा s अक्ष है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है, इस प्रकार से। अगर इसी बात पर हम 2s में बात करें, 2s कक्षक में अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा इस प्रकार से हमें एक ग्राफ प्राप्त होने वाला है। तो अब कहेंगे सर इसमें ऐसा क्या हो रहा है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग पेन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या बात करूँ, जैसे जैसे सबसे पहले देखिए जो हमारा ये है एक पॉइंट है, जिस पे अंदर देखिए आर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जो नाभिक से कह सकते हैं कि दूरी है वो घटती जा रही है। सबसे पहले नाभिक से दूरी अधिक है, जैसे जैसे आर घटता गया तो नाभिक से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे सबसे घटती रही है, सॉरी यहाँ पे सबसे अधिक दूर है नाभिक से, लेकिन जैसे जैसे आर कह सकते हैं कि नाभिक से दूरी घटती गई, वैसे वैसे जो हमारा तरंग फलन है वह घटता जा रहा है। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो हाँ जिस बिंदु पर ये रेखा आर से कह सकते हैं 0 होती है, 0 होती है, उसे कहते हैं नोड।
अब ये नोड भी समझाएंगे क्या होते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे नोड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये टकराता है, मतलब जीरो आता है, फिर वह वापस उसका कुछ ना कुछ मान परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका मान क्या है, शून्य हो जाता है। नाभिक से दूरी क्या हो जाती है, बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, लेकिन फिर से दूरी में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अब बात करें, एक और ग्राफ बना लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको इसको भी अच्छे से समझ में आ सके। अब इस बार हम किस किस के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, साइन स्क्वायर के मध्य ग्राफ को खींचने की यहाँ पर हम बातें करते हैं, ठीक है। तो अब हम किसके, साइन स्क्वायर के मध्य, यहाँ पे साइन स्क्वायर किसकी बात करें, यहाँ पे हमने साइन देखा था। अगर साइन स्क्वायर की बात करें तो हम बात करें घनत्व की, प्राथमिकता घनत्व की बात यहाँ पर करें, यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं, आर को ही ले रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे आर, यहाँ पे साइन स्क्वायर, इन दोनों के मध्य यहाँ पे ग्राफ द्वारा दर्शाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ बार मैंने पहले बताया कि परीक्षा में जब आप कहते हैं ना टफ एग्जाम आ रहा है या आपका पेपर टफ आ रहा है, तब वह ग्राफीय निरूपण में आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो ग्राफीय निरूपण में करेगा तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी बात करें, ठीक है, ये दोनों समांतर है। और अगर इसी की बात करें हम, तो इस प्रकार से हमें ये नोड है वो किस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होता है, इस बिंदु पर फिर से यह मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हम क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पे शून्य है, ठीक है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, अब ये चीज़ आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, पहले यहाँ पे नाभिक के पास बहुत पास में है, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटती जाती है। ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ पे देखिए नाभिक से दूरी बढ़ रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घट रही है, लेकिन एक जगह पर आकर कोई भी संभावना नहीं है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। फिर से क्या हुआ, फिर से नाभिक से दूरी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बनी, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। उम्मीद जल्दी से इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इसका अपनी नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये आप हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इसलिए इसको बनाना समझना बहुत अधिक आवश्यक है। ये चीज़ लिख लीजिएगा, ये जहाँ पे टकरा रहे हैं इसे हम नोड कहते हैं। अब नोड क्या होता है कुछ बच्चे कहेंगे, वो भी हम अच्छे समझेंगे, पहले आप इसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिखा होगा, ये ग्राफ बना लिया होगा। चलिए थोड़ी सी जो परिभाषाएं हैं वह भी लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने से आपको भी क्या होगा, आसानी होगी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने एक लाइन बोली थी कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अत्यधिक होती है, या लिख सकते हैं सबसे अधिक होती है। इसमें को दोनों बातें एक ही है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अलग है। पाए जाने की जो संभावना है वह सबसे अधिक होती है, लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अधिक होती है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे मैं चित्र द्वारा कह सकते हैं, डायग्राम द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, इस चीज़ को लिख रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को डायग्राम द्वारा समझ रहे हैं। आप अपने नोटबुक में क्या कीजिए, इसके नीचे डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ये क्या है पता है, नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम वनस की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, वनस की। तो ये जो नाभिक के पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, अत्यधिक होगी, लेकिन जैसे ही नाभिक से दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, क्षीण होती जाएगी। लेकिन एक बिंदु यहाँ ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई भी संभावना नहीं होगी। जी यहाँ पे आप ग्राफ में इसलिए मैंने साफ नहीं किया है कि यहाँ पे देखिए जिस जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटती जा रही है, लेकिन एक जगह यहाँ पे ऐसी आती है, ये क्षेत्र आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। अब ये हमने किसके लिए बनाया, ये लिख सकते हैं आप वनस। इसी तरह से आप नोट कीजिए 2s के लिए। तो 2s में देखिए क्या है, अगर 2s की अगर हम बात करें तो अगर नाभिक है, नाभिक के पहले क्या आएगा, वनस आएगा, फिर क्या आएगा, 2s आएगा। कोई भी अगर हम परमाणु लें, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ें तो पहले 1s आएगा, फिर ही 2s आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा 2s में इलेक्ट्रॉन भर दें, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1s में इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो क्या है, हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है। अगर इसकी बात करें तो पहले देखिए 1s जो कक्षक है उसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, लेकिन फिर हमें थोड़ी सी डिस्टेंस मिलेगी, नोड मिलेगा। ये देखिए जो नोड है वो प्राप्त होगा। ये नोड हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई भी संभावना नहीं है, यही परिभाषा है नोड की लिखेंगे।
फिर थोड़ी सी दूर बाद नोड से जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर से इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप इन दोनों डायग्राम की सहायता से इस लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। नोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो खाली स्थान दिखाया मैंने यहाँ पे, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारे नोड को प्रदर्शित कर रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और परिभाषा कह सकते हैं, नोड की परिभाषा लिख लीजिए आप। ये कुछ बच्चे हो रहे हैं कुछ समय से सोच रहे होंगे सर बोल तो रहे हैं नोड की परिभाषा लिखाऊंगा, नोड की परिभाषा लिखाऊंगा, लेकिन लिखवा नहीं रहे। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको बहुत बार बोल करके कि जो ऐसी जगह यहाँ कह सकते हैं कि ग्राफ में वह स्थान, ये लिख लीजिए, प्रॉपर परिभाषा लिख लेते हैं। ग्राफ में वह स्थान जहाँ पर ग्राफ में वह स्थान जहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ प्राथमिक लिख लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रायिकता। अब प्रायिकता घनत्व कौन सा है हमारा, साइन स्क्वायर है, तो प्रायिकता घनत्व शून्य होता है, ये भी लिख सकते हैं आप, शून्य हो अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो वही क्या है हमारा नोड है, संभावना ग्राफ में वह स्थान जहां पर प्रायिकता घनत्व जो साइन स्क्वायर है शून्य हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही क्या हमारा कहलाता है, नोड कहलाता है। नोड को मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बताया है कि नोड, ये नोड है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि जो नोड होता है वह क्या होता है, हमने ऐसे समझा, और हमने क्या समझा कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है। इन दोनों बातों को हमने ऐसे से समझा है। चलिए थोड़ी सी बातें यहाँ पर और कर लेते हैं, इसे साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि नाभिक में जो नाभिक तो हमें पता है कि आप किस तरह से होता है, पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संभावना कहाँ पर कितनी होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यह सब गणनाएं हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ सीखेंगे, हम छोटी सी चीज़ यहाँ पर यह सीखने वाले हैं कि जो किसी कोई भी कोष है तो उसमें नोड की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे किसी कोष में नोड की कुल संख्या। अब देखिए कुल संख्या का अनुमान कैसे लगाएंगे हम कि किसी कोष में कितने नोड उपस्थित है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास n-1। इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे और यहाँ क्या उत्तर निकालेंगे कि किसी कह सकते हैं कोष में या एक जो हमारे पास कोष है उनमें कितने नोड उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पर पहले बात करते हैं 1s2 की। तो यहाँ पर हम 2 क्यों लगा रहे हैं, पैसे सीधा लिख लेते हैं 1s के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं। तो 1s की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पता है, 1s से हमें पता है कि किस कह सकते हैं कि कोष में पाया जाता है। तो n बराबर इसका क्या होता है, 1 पुट कर देते हैं इसके अंदर, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1s में नोड की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। उसी तरह हम 2s की बात करें तो 2s के लिए n बराबर क्या होगा, 2। हम ये अच्छे से समझ चुके हैं यहाँ पे, ये इसीलिए मैंने पहले आपको अच्छे से समझाया ताकि जब हम आगे बात करें तो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 2 - 1 क्या होता है, 1। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखा था 2s के अंदर कितने नोड आ रहे थे, हमारे पास 1 नोड आ रहा था। उसके बाद हम बात करें 3s के लिए, n बराबर क्या है हमारे पास 3 है, क्या रखेंगे 3 - 1 बराबर 2। 4s के लिए n बराबर हमारे पास 4 है, 4 - 1 बराबर 3। ये सभी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे यहाँ पर, सीखेंगे यहाँ पर। हमें पता चल गया है कि कौन से कह सकते हैं कि 4s में कितने नोड हैं, 2s में कितने नोड हैं, 3s में कितने नोड हैं, ये सब कुछ हम चीज़ लिख चुके हैं। 0 नोड लिख लीजिए, 1 नोड है, 2 नोड है, और क्या है हमारे पास 3 नोड है। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बड़ी ही आराम से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर आप बात करें नोड की, नोड हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लेते हैं कि नोड कौन कौन से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास होता है त्रिज्य नोड। कौन सा नोड, त्रिज्य नोड। और जो दूसरा नोड हमारे पास होता है वह होता है कोणीय। अब त्रिज्य नोड क्या होता है,
और कोणीय नोड ये क्या होता है, क्योंकि दो नोड तो हमें पता है कि क्या होता है। अब त्रिज्यीय नोड की बात करते हैं, कोणीय नोड की बात करें तो क्या होता है, तो कह सकते हैं हम, अगर हम त्रिज्यीय नोड की बात करें तो n, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि त्रिज्यीय नोड को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या पता हो, n माइनस l और 1, ये सभी तीन चीज़ों की संख्या, क्या नोड की संख्या इन तीन चीज़ों पे डिपेंड हो रही है, वह क्या, त्रिज्यीय नोड। लेकिन जहाँ पे जो नोड की संख्या है, लिख सकते हैं कोणीय नोड की संख्या l, ठीक है। जहाँ पे कोणीय नोड की संख्या l हो वह हमारा क्या होता है, वह होता है कोणीय नोड। हमने पढ़ा नोड दो प्रकार से होते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हमारे जो आगे का टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, परमाणु कक्षकों की आकृति। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आकृति के बारे में। हमने अच्छे से पढ़ लिया कि किस प्रकार से हमने ग्राफ द्वारा इस चीज़ को समझा, नोट द्वारा समझा। तो अब जो हमारा टॉपिक है वह है क्या, हम कह सकते हैं कि हम बात करेंगे परमाणु कक्षकों का आकार व ऊर्जा का, आकार व ऊर्जा, आकार व ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, जिससे कि आपको जो आकार है वह समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, तो जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि n की संख्या बढ़ती जाएगी, उसी के साथ साथ जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा है वह भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे क्वांटम संख्या, जो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो हमारे कह सकते हैं ऊर्जाएं होती है, किसकी ऊर्जाएं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षकों की जो ऊर्जाएं होती है वह बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर हम बात करें 1s की, तो क्या कहेंगे 1s 2s से ऊर्जा 1s की क्या होती है, कम होती है। मतलब 1s की ऊर्जा से 2s की ऊर्जा अधिक होती है, 2s से 3s की ऊर्जा अधिक होती है, 3s से 4s की जो ऊर्जा होती है वह अधिक होती है। ठीक है, 4s से 5s की ऊर्जा अधिक होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, कोषों की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन कोषों की ऊर्जाएं भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर हम एस के बाद किसकी बात करें, पी की बात करें, तो हमें पता है पी किससे शुरू होता है, 2p से शुरू होता है। पी किससे शुरू होता है, 2p से शुरू होता है। 2p के बाद क्या आता है, 3p की ऊर्जा अधिक होगी, उसके बाद 4p की ऊर्जा इससे अधिक, 5p की ऊर्जा इससे अधिक, और 6p की ऊर्जा उससे अधिक। अब अगर हम बात करें एस पी डी, डी कहाँ से शुरू होता है, हमें पता है डी 3 से शुरू होता है। तो हम क्या बात करेंगे, 3d की ऊर्जा अधिक होती है, 4d की ऊर्जा अधिक होती है 3d से, 5d की ऊर्जा अधिक होती है 4d से, 6d की ऊर्जा अधिक होती है 5d से, और 7d की ऊर्जा अधिक होती है 6d से। ठीक है, उसी के बाद अगर हम f की बात करें यहाँ पर, तो हमें पता है f कहाँ से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है। तो हम क्या कहेंगे, 4f की ऊर्जा कम होती है किससे, 5f से, या 5f की ऊर्जा अधिक होती है 6f से, 6f की ऊर्जा अधिक होती है 5f से, 7f की ऊर्जा अधिक होती है 6f से। ये सभी चीज़ें क्या हैं, हम जिस जैसे परमाणु के कक्षकों में बढ़ते जाएंगे उनकी ऊर्जाओं का ये क्रम है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्या बात करेंगे, इनकी आकार या कह सकते हैं कि आकृति की हम बात करने वाले हैं। जल्दी से क्या कर लीजिए, अपनी सी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम आकार की यहाँ पर बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, आकार की बात करने वाले हैं, आकार। तो सबसे पहले हम किसका आकार देखें, पी का देखें, डी का देखें, एफ का देखें, एस का देखें। ऑफिशियल सी बात है, असाधारण सी बात है कि सबसे पहले हम किसका आकार देखेंगे, 1n बराबर 1 में क्या है हमारे पास, s है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s। ठीक है, तो s कक्षक लिख लेंगे। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, s कक्षक का आकार गोलाकार होता है। चाहे तो आप नोट कर लीजिए इसे कि s कक्षक का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। आकार गोलाकार होता है। इसकी विस्तार से जानकारी हम जैसे जैसे बड़े कहेंगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे या अगली कक्षा में हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी आपको बस आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको भी और विस्तार से समझने वाले हैं, किस प्रकार से ये इसके आकार किस चीज़ पे निर्भर करते हैं, किस प्रकार से हमें संकरण वगैरह का अनुमान लगा सकते हैं। इससे वो बातें हम बाद में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर हम किसी चीज़ का ग्राफ या निरूपण करें तो हमें 3 एक्स लेते हैं। किन के एक्स कौन कौन से लेते हैं, हमें पता है ये एक्स कौन सा होता है हमारा, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इस प्रकार से हम 3 एक्सों को लेते हैं।
ठीक है। तो इन 3 कक्षों को हम किस प्रकार से गोले के तीनों अक्षों को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे किस कक्षक की आकृति है, हमारे एस कक्षक का आकार है, या कह सकते हैं कि आकृति इस प्रकार की होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें बिल्कुल आसान है। इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी किस में आएगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी पी में आएगी और थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें देखने को मिलेगी डी में। वह बड़ी इतनी मेजर बातें नहीं हैं। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सीखेंगे मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, वीडियो को अच्छे से देखते रहेंगे, तो आपको मैं उम्मीद करूँगा अच्छे से सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती रहेगी, बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आती रहेगी। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, या कह सकते हैं परेशानी आपको नहीं लेनी है, होने वाली है। एस कक्षक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बात करें पी कक्षक की, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पी और डी में हम डी तक पढ़ेंगे, एफ की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वह यहीं तक हमें आज्ञा देता है सीखने के लिए। तो पी कक्षक की अगर हम बात करें, हमें पता है कि पी सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में आता है पी, तो हम क्या देखते हैं, पी कक्षक किस प्रकार का होता है। इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास पी जो कह सकते हैं हमारा कक्षक है या उपकोष है या उपकक्षक है, उसके अंदर कितने हम कह सकते हैं कि कक्षक उपस्थित होते हैं। तो पी के अंदर हमें पता है 3 कक्षक पाए जाते हैं। इनका नामकरण कर लेते हैं। इसे आप पी एक्स कह लीजिए, इसे आप पी वाई कह लीजिए, पी जेड के। वैसे तो सभी समान हैं, लेकिन इनका एक विशेष नामकरण किया गया है ताकि आपको अच्छी समझ में आ सके। बस कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि लिख लीजिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर मैं सीधा ऐसा लिखता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ये आपका कह सकते हैं कि संरचना बनाई, संरचना के द्वारा आपको समझाया है कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 प्रकार के हम कह सकते हैं होते हैं। तो इनकी पहले बात करें, आकृति किस प्रकार की होती है, आकार किस प्रकार का होता है। तो आकृति की अगर हम बात करें तो जो हमारे डंबल होते हैं, डंबल देखे होंगे आपने जिम वगैरह में, किस प्रकार के होते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है ना डंबल की, इसी प्रकार की संरचना होती है। तो इसको लिख लीजिए आप, डंबल, डंबल, डंबल जैसी संरचना इसकी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए अगर हम बात करें पी एक्स की, ठीक है, यहाँ पे हम किसकी संरचना बना रहे हैं, पी एक्स की संरचना बना रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हमें वही करना है जो यहाँ पे किया था। क्या कर सकते हैं, हम तीनों को अक्ष ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आ रहा होगा अपने फ्रेम में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आ रहा है। अब इसके नेगेटिव बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। नेगेटिव बना लेते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पहले पी एक्स है, पी एक्स, तो एक्स कौन सा एक्स है हमारे पास, ये एक्स एक्स है। ये हमारा एक्स कौन सा है, एक्स एक्स है। कौन सा एक्स है, एस एक्स है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या कर लीजिए। ठीक है, तो एक्स एक्स पर हमें बनाना है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संरचना बना सकते हैं। अब जो ये हमें संरचना प्राप्त हो रही है इस प्रकार से, यही संरचना क्या होती है, हमारे पी एक्स कक्षक की संरचना होती है। प्यारे बच्चों पी एक्स कक्षक की संरचना होती है। अगर हम बात करें पी वाई की, तो हमें वही करना है जो पहले किया था, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, इसको थोड़ा सा सामने रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी वाई, तो वाई कक्षक हमें पता है ये है, तो क्या किस प्रकार से हमें जो कह सकते हैं डंबल कह सकते हैं प्राप्त होता है। इससे अगर हम बात करें डंबल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे आप पाली। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो इस प्रकार की संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, पाली कहते हैं। पाली, कोटा पाली नहीं, पाली। ठीक है, जिला नहीं अपना ये। पी वाई, पी जेड की अगर हम बात करें, पी जेड के वही हमें क्या करना है, पहले सभी एक्सों को बना लेते हैं। ये कौन सा है हमारा, एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है। क्या है, पी जेड। तो यहाँ पे हमारी संरचना कैसी होगी, जो पाली होगी वह हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगी, इस प्रकार की हमें कह सकते हैं कि पाली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम एक साथ में तीनों संरचनाओं को बनाएं तो हमारी एक संरचना तो क्या हो गई, इस प्रकार की संरचना हो जाती है। एक संरचना क्या हो जाती है, इस प्रकार की संरचना हो जाती है। एक संरचना इस प्रकार की हो जाती है, जो हमें कह सकते हैं कि लंबवत मिल रही है। पृष्ठ के जो लंबवत हमें संरचना प्राप्त होती है वह होती है हमारे पी एक्स की।
वैसे निश्चित नहीं है कि ये पी एक्स हो, इस प्रकार की संरचना मिली है पी एक्स, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमने मान लिया है कि जो हमें इस प्रकार की संरचना मिलती है पी एक्स की होती है। ठीक है, पी वाई खड़ी संरचना मिल रही है हमें और तिरछी संरचना मिल रही है पी जेड की। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो कक्षकों की संरचनाएं हैं, कह सकते हैं आकार है, वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो एक पाली हमें प्राप्त होती है, ये जो आप कह सकते हैं एक डंबल प्राप्त होता है, इससे आप डंबल नहीं पिलाएंगे, इससे आप पाली करेंगे। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि पी कक्षक की आकृति किस प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे पी कक्षक की आकृति डंबल नुमा होती है। अगर पूछा जाए एक्स कक्षक की आकृति किस प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे एक्स कक्षक की आकृति होती है वह गोलाकार होती है प्यारे बच्चों। और एक जो डंबल होता है, आप कह सकते हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं, पाली के नाम से पुकारा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम हमारा जो अगला कक्षक है डी कक्षक, उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एस सब कक्षक डी और पी उपकक्षक पढ़ लिए हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं डी उपकक्षक, या उपकक्षक भी लिख सकते हैं आप। हमें क्या पता है इसके अंदर क्या होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। डी उपकक्षक में 5 कक्षक होते हैं। 5 कौन से होते हैं, आपको पता है कि जो हमारा डी होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम इनका नामकरण करें, ठीक है, तो हमें पता है ये डी है, तो हम क्या कहेंगे, पहला जो नामकरण है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, डी एक्स और वाई। ठीक है, डी एक्स वाई होगी, उसके बाद डी वाई जेड हो जाएगी। ठीक है, डी वाई जेड होगी तो जेड और एक्स हो जाएगी एक, कोई बात नहीं। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम बड़े बड़े रूपों में, बड़े बड़े अक्षर में इसको लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, डी एक्स वाई, फिर हमने क्या देखा, डी वाई जेड, फिर हमने क्या देखा, डी जेड एक्स, फिर हमने क्या देखा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर हमने क्या देखा, डी जेड स्क्वायर। ये 4 कह सकते हैं कि 5 प्रकार की हम आकृतियाँ या इनके आकार को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। अगर सबसे पहले हम किसको लें, डी एक्स वाई को लें, हमें वही कार्य करना है। क्या कार्य करना है, इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे, इनके नेगेटिव भी बना लेंगे। क्या कर सकते हैं, अगर ये नेगेटिव के बिना हम कह सकते हैं कि आकृति को हम अच्छे से नहीं सीख पाते, इसलिए नेगेटिव बनाना हमें आवश्यक होता है। अब देखिए डी एक्स और वाई है, मतलब जो हमारा जेड एक्स है उसको संपर्क नहीं करना चाहिए। हमारा जेड एक्स कौन सा, ये वाला एक्स है, इसको संपर्क नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार की पाली हम बनाएंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है अपना डायग्राम, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हमें जड़ को टच नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार जड़ से दूर रहेगा। जैसे हम बनाएंगे थोड़ा सा जड़ यहाँ पे आएगा, जड़ यहाँ पे आएगा अपना। ठीक है, और दूसरा अगर हम बनाएं तो ये हमें जो इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है वो किसकी होती है, डी एक्स वाई की प्राप्त होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा डी वाई जेड। अब इसकी संरचना बनाते हैं, तो हमें यही कार्य करना है। एक बार फिर से मैं कोशिश करूँगा कि 500 संरचना एक बार साथ एक ही बोर्ड पे बना ले, इसलिए इस गैप को क्या कर देते हैं, अपने थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, डी वाई जेड हमें क्या करना है, इसी प्रकार से इसके जो नेगेटिव हैं इनको भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए y और z है, इसका मतलब जो हमारा x x है इसके संपर्क में हमें नहीं लाना है। क्या नहीं लाना है, x x के संपर्क में नहीं लाना है। तो y और z है हमारे, ये दोनों है ना y और z। y z कौन से होते हैं, एक ये है और एक ये है y और z हमारे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक y में आ गया इस प्रकार से यहाँ पे, और एक पाली यहाँ पे आ जाएगी। देखिए दोनों पालियों में फ़र्क है, इन दोनों की जो पालियाँ हैं इनमें फ़र्क है। ये हमारा क्या है, डी एक्स वाई को निरूपित कर रहा है, और ये देखिए हमारा डी वाई और जेड के बीच में है। ठीक है, वाई और जेड एक्स एक्स के संपर्क में नहीं है। आगे अगर हम बात करें, ये हमारा ये भी हो गया डी जेड एक्स। फिर से बना लेते हैं,
ये आपको अभ्यास होना चाहिए बनाने का, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारे डी उपकोशिका हैं उसकी आकृति बनाइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पांचों कक्षक हैं इनकी आकृति अलग अलग हमें बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने की यह कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए क्या जेड और एक्स है, अब हमें ये दोनों हैं तो हमें क्या करना है, वाई के संपर्क में नहीं आना चाहिए हमारा जो कह सकते हैं कि जो है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक इस प्रकार से बन जाएगा। और एक अगर हम बात करें कि वाई के संपर्क में ना आए तो हम बना सकते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स जेड एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको ये देखिए समझ में आया होगा यहाँ पे किस जगह संरचनाएं बन रही है। अगर हम आप बढ़ते हैं, हमारे ये भी हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ टीचर इसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी दर्शाते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। चलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। इसके जो नेगेटिव है उनको भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करें डी एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर, क्या है हमारे पास, देखिए एक्स वाई जेड, क्या है यहाँ पे, देखिए डी एक्स की स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है वाई की स्क्वायर है। मतलब हमें किससे दूर रहना है, यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें जेड से बच के रहना है। जेड से बच के रहना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो अपने वाई पे बना लेते हैं, वाई पे बना ली हमने इस प्रकार से पढ़ ली, और जो दूसरी पाली हम बनाने की कोशिश करेंगे, हमें किससे, जेड के संपर्क में नहीं आना है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्स कौन सा है, जेड एक्स है। तो देखिए इस प्रकार से हम एक पली है वह एक्स एक्स पर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हम कह सकते हैं कि संरचना प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर की, तो यही कार्य हम इसमें करेंगे। देखिए किस प्रकार से, अब देखिए डी जेड की स्क्वायर है तो ये हमारा कौन सा होता है, एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये है हमारा जेड एक्स है। तो यहाँ पे हम देखिए किस प्रकार से बात कर रहे हैं डी जेड स्क्वायर की, ठीक है। तो जी जेड स्क्वायर है, जेड पे बना लेते हैं पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जेड पे आ गया। अब स्क्वायर की बात करें तो इसके लंबवत, इसके सामने ही लंबवत इस प्रकार से यह चक्कर लगाता रहता है। तो हम इसको किस प्रकार से दिखा देते हैं, इस प्रकार से सिंबलाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्या पढ़ा हमने, डी उपकक्षक के जो 5 कक्षक है उनको हमने विस्तार से पढ़ा, अच्छे से समझा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है अपनी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं प्यारे वाले बच्चों आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो इसे भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से।